हेलो डियर फ्यूचर स्टार्स। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल का एक नया लेक्चर। तो बेसिकली कल हमने जो पढ़ा था, हमने दो चीज़ें पढ़ी थी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। एक था जेड इफेक्टिव, और एक था क्या, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट। जेड इफेक्टिव क्या था? एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस। मतलब जेड इफेक्टिव को मैं फील कराऊं तो ये था न्यूक्लियस, ये था एक्चुअल अट्रैक्शन। कल का रिवीजन हो रहा। एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस मतलब ये क्या है, सेल, और ये क्या है, न्यूक्लियस। और ये आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर क्या लग रहा है? ये अट्रैक्शन। ये क्या लग रहा है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन लग रहा है। और जो अंदर इलेक्ट्रॉन है वो क्या लगाएंगे इस इलेक्ट्रॉन पर? रिपल्सन। क्या लगाएंगे? रिपल्सन। तो जो नेट अट्रैक्शन होगा इस रिपल्सन को कैंसिल आउट करने के बाद जितना अट्रैक्शन निकल के आएगा वही हमारा क्या है? जेड इफेक्टिव। और बेसिकली स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट क्या है? रिपल्सन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन टू द टारगेट इलेक्ट्रॉन। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। रिपल्सन ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन टू टारगेट इलेक्ट्रॉन repulsion of inner electron to target electron is called screening effect। और हमने एक चीज पढ़ी थी, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, मतलब जिनके पास क्या सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो हमारा जो जेड इफेक्टिव आया था, जेड इफेक्टिव आया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। ये भी हमको याद रखना था। ये कल का थोड़ा सा रिकैप दिया है मैंने, क्योंकि आज के इसको पर क्वेश्चन कराएंगे। ये तुमको रटा ही होगा, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तुमको पता ही है, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उसको हम क्या बोल देंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। चलो क्वेश्चन कराते हैं। जेड इफेक्टिव और शील्डिंग स्क्रीनिंग पर दोनों पर क्वेश्चन है। डिटरमाइन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव। ए बी सी डी। कोबाल्ट +2, कोबाल्ट +3, सेलेनियम +3, I- I और फिर I-, ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीजन, फिर O2-। अब इधर क्या पूछा है? इधर पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव कब बढ़ता है? जब पॉजिटिव चार्ज बढ़े। जब पॉजिटिव चार्ज बढ़े तब जेड इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ेगा। और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो मतलब न्यूक्लियस का साइज ऑफ
साइज ऑफ एटम या न्यूक्लियस जो साइज ऑफ एटम वगैरह क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा अपने तरफ, तो साइज क्या होगा, कम होगा। लेकिन हमसे जेड इफेक्टिव पूछा है खाली। अभी जेड इफेक्टिव को हम और अच्छे से, जेड इफेक्टिव को रेडियस को समझने के लिए जेड इफेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस होता है, इसको भूलना नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, या निगेटिव चार्ज कम करेंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो पहले ऑप्शन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलो एक स्क्रीनिंग पर और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इंटरेस्टिंग है। थोड़े तुम्हारे दिमाग के जो पर्दे हैं खुलेंगे इस क्वेश्चन करके। स्क्रीनिंग इफेक्ट is not observed in A. helium plus B, lithium plus 2 C, hydrogen D, all of these। तो एक बात याद रखना, स्क्रीनिंग इफेक्ट पूछ रहा है नॉट ऑब्जर्व, तो किसमें ऑब्जर्व नहीं होगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है टारगेट इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन लगाएं, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये तो नेट अट्रैक्शन होता है, और ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या लगाएं, रिपल्सन लगाएं इस टारगेट इलेक्ट्रॉन पर। ये क्या है, टारगेट इलेक्ट्रॉन जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इस पर क्या लगाए, रिपल्सन, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट उसी को बोलते हैं। लेकिन अब इधर दिया है हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2 हाइड्रोजन, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। जो एक केस दिया है इसमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे सपोज दैट एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इधर ओनली क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। अब इधर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस उस पर अट्रैक्शन ही लगाएगा, लेकिन अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है जो कि क्या रिपल्सन कर सके। देखो हीलियम पॉजिटिव है, लिथियम प्लस 2 है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अगर अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और एक बात बताना, अगर अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो भैया वो रिपल्सन काहे का लगाएंगे, और रिपल्सन नहीं लगा पाएंगे तो काहे का स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो नॉट ऑब्जर्व, किस में ऑब्जर्व नहीं होगा, तीनों में नहीं होगा, क्योंकि तीनों में क्या अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है। समझ आया होगा, सिंपल सी बात है। स्क्रीनिंग इफेक्ट तभी लगेगा तब टारगेट इलेक्ट्रॉन तो हो एक इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन अंदर होने चाहिए, तभी वो अपना रिपल्सन लगाएंगे इस टारगेट इलेक्ट्रॉन पर। इतनी सी बात है, समझ में आ जानी चाहिए। अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। आई थिंक जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग, देखो अब हम मूव कर रहे हैं कहाँ, एटॉमिक रेडियस पे। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस समझेंगे। एटॉमिक रेडियस एटॉमिक रेडियस बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन in an isolated gaseous atom। मतलब ये है क्या, न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है, इसी को हम एटॉमिक रेडियस कंसीडर करते हैं। यही क्या होगी हमारी एटॉमिक रेडियस। क्या ये मैं सही बोल रहा हूँ? अभी तक तुम यही पढ़ के आए हो एटॉमिक रेडियस, और तुम इसी तरह गोला समझते हो, लेकिन ये बिल्कुल सरासर झूठ है, तुम्हारी आंखों में धोखा है। बेसिकली ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, वेव नेचर होता है। इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर होता है। अब एक बात बताना, वेव नेचर है तो क्या वो सर्कुलर ऑर्बिट में चलेगा? एटॉमिक रेडियस। अब एक बात बताना, इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर होता है, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं। इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर होगा तो वेव नेचर ऐसे चलेगा ना, ऐसे। इलेक्ट्रॉन इसी तरह तो वेव नेचर होता है। तो जो एटम का जो स्ट्रक्चर निकल के आता है ना, एक्चुअली अब इधर क्या होता है, डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। ऐसा होता है कुछ स्ट्रक्चर, एटम का कुछ यूं स्ट्रक्चर आता है। अब तुम इस इधर से, अब ये तुम सर्किल करो तो पूरा सर्किल नहीं जाएगा। कहीं इलेक्ट्रॉन इधर प्रेजेंट है, कहीं इधर है, कहीं इधर है, कहीं इधर है, मतलब फिक्स्ड ऑर्बिट में तो प्रेजेंट है ही नहीं। तो हम रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम एक्चुअल रेडियस कैलकुलेट करते ही नहीं हैं, हम ओनली कंपेयर करते हैं। अरे भाई, तब हमको उसकी बाउंड्री नहीं पता, एग्जैक्ट उसका बाउंड्री नहीं पता, तो हम कैसे कैलकुलेट कर देंगे? इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होगा, कभी वो इधर मिलेगा, कभी वो इधर मिलेगा, कभी वो इधर मिलेगा, कभी इधर। अगर वेव नेचर है तो फिक्स पोजीशन तो हो ही नहीं सकती, मतलब उसका ऐसे आएगा। अब तुम इधर से लोगे रेडियस, और फिर पास में है एक इलेक्ट्रॉन, इधर से ले लो, तो इधर रेडियस में अंतर नहीं आ गया? ये है बड़का रेडियस, ये है छोटा रेडियस। अरे भाई, थोड़ी समझने की फील लेने की कोशिश करो। एक्चुअली जो ये पढ़ते आते हो ना, 6th क्लास से तुमको बेवकूफ़ बनाया जाता है। 6th क्लास से 11th क्लास तक तुमको बेवकूफ़ बनाया जाता है। फिर 11th क्लास में आके पता चलता है अच्छा एटम का ऐसा बेसिक मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। मतलब देख के तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएं, कहीं इलेक्ट्रॉन इधर है, कहीं इलेक्ट्रॉन इधर है। मतलब हम उसकी अगर रेडियस बनाना चाहें ना, मतलब ये सरकमफेरेंस, तो कुछ ऐसे ऐसे सांप की तरह चलेगा। ठीक है, तो इतनी बात तो पता है, हम एग्जैक्ट रेडियस है एटॉमिक रेडियस नहीं निकाल सकते। हम क्या निकालेंगे, कंपेयर करेंगे। तो चलो कंपेयर करके देख लेते हैं, लेकिन इसमें डिफिकल्टीज क्या क्या आने वाले हैं। एटॉमिक रेडियस में डिफिकल्टी क्या क्या आने वाली है? अरे भैया, डिफिकल्टी भी आएंगी ना। डिफिकल्टी, साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल। बेसिकली पहली डिफिकल्टी एटॉमिक रेडियस तो कैलकुलेट कर रहे हो, लेकिन एटम का साइज क्या है, साइज ऑफ एटम बहुत छोटा है। साइज ऑफ एटम इज
वेरी स्मॉल। देखो साइज ऑफ एटम है बहुत छोटा है, बहुत छोटा, पिकोमीटर में रेडियस लिखते हैं, पिकोमीटर में 10⁻⁻10 मीटर ऐसे कुछ। अब बताओ इतनी छोटी स्केल कहाँ से लाओगे? तो मतलब पहला जो दिक्कत आता है, एटम बेसिकली बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, पिकोमीटर में समझ लो अब कितना कितना छोटा होगा। तो मतलब साइज ऑफ एटम बहुत छोटा होगा। तो और अभी मैंने बताया कि एटम का एक्चुअली साइज कैसे, शेप कैसा होता है, मतलब एटम का कुछ कहानी चलती है ऐसे। एटम, इसको हम एटम बना रहे हैं, ये हमारा क्या है? ये हमारा एटम है भाई, ये हमारा एटम है। तो जो बाउंड्री ऑफ एन एटम नॉट फिक्स्ड, ठीक है, बाउंड्री ऑफ एटम इज नॉट शार्प। मतलब हम सोचे कि इसको हम बाउंड्री ले लें तो ये वाला इलेक्ट्रॉन की रेडियस मतलब गलत आ जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कुछ मतलब सर्कुलर पैटर्न में नहीं है, कोई ऊपर है कोई नीचे, वेव नेचर है, वेव नेचर सांप की तरह चलता है, ठीक है। तो जब बाउंड्री ही हमको पता नहीं, बाउंड्री ऑफ एटम हमको बाउंड्री ही पता नहीं है, तो हम कहाँ से रेडियस कंसीडर कर लेंगे उसको, ठीक है, और कहाँ से हम एटॉमिक रेडियस निकाल लेंगे। और तीसरी बात, आइसोलेशन ऑफ एटम इज वेरी डिफिकल्ट। आइसोलेशन ऑफ एटम इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। मतलब एटम को आइसोलेट करना बड़ा मशक्कत का खेल होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम मोटा मोटा पढ़ने वाले हैं, 3-4 प्रकार के रेडियस पढ़ने वाले हैं। एटॉमिक रेडियस हम देखेंगे, कौन कौन से देखेंगे? एटॉमिक रेडियस देखने वाले हैं, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस कौन कौन सी देखेंगे? पहली देखेंगे कौन सी? कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। मतलब ये कोवेलेंट रेडियस हम नॉन मेटल में देखेंगे, लेकिन आगे बताऊंगा और कहाँ देख सकते हैं कोवेलेंट रेडियस। और एक रेडियस हम देखने वाले हैं मेटेलिक रेडियस, जो कि हम बिटवीन मेटल्स और मेटल्स के बीच में देखेंगे, मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस। और एक हम देखेंगे वंडरवाल रेडियस, वंडरवाल रेडियाई। वंडरवाल रेडियाई कहाँ देखेंगे हम? नोबेल गैस में, इनर्ट गैस में, ठीक है, इनर्ट गैस में हम वंडरवाल रेडियाई देख लेंगे। और ये नॉन मेटल में अभी देखेंगे, लेकिन कहाँ देखेंगे वो मैं बताऊंगा तुमको। और एक होता है, एक पढ़ेंगे हम आयनिक रेडियाई, मतलब आयंस के बीच में रेडियस देखेंगे, ठीक है। तो 4 रेडियस हम पढ़ने वाले हैं, एक कोवेलेंट रेडियस, एक मेटेलिक रेडियस, एक वंडरवाल रेडियस, एक आयनिक रेडियस। 4 रेडियस से हम खेलेंगे। आज मैं इंपॉर्टेंट ऑर्डर नहीं लिखवाऊंगा, आज खाली मैं बताऊंगा, इनके फेज दूंगा, बेसिकली होते क्या हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे देखते हैं हम इनको। अगर हमको कोवेलेंट रेडियस फाइंड करना है तो हमको क्या कलाकारी करनी पड़ेगी, वो सब हम देखेंगे आज। तो सबसे पहली रेडियस हम लेते हैं कोवेलेंट रेडियस। पहली रेडियस हम लेंगे कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। बेसिकली it is defined for नॉन मेटल। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, तो अब हमारे लिए इट इज डिफाइंड फॉर नॉन मेटल एज वेल एज मेटल एंड मेटल्स। ये मेटल्स में देखने को मिलेगा कोवेलेंट रेडियस। देखो कोवेलेंट रेडियस में क्या होता है,
जो दो रेडियस होती हैं, दो एटम की रेडियस होती है, वो एक दूसरे में थोड़ा मर्ज हो जाती है, मर्ज। जैसे सबसे पहला केस देख रहे हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में देख रहे हैं। देखो कोवेलेंट रेडियस में होता क्या है, ये है रेडियस, ये एटॉमिक रेडियस ऐसे होता है, ऐसे इस तरह एटम प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक एटम दूसरे में घुसा हुआ होता है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ये क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, और ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। ये क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बेसिकली क्या होती है, इंटरन्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस बोलेंगे। हाँ, लेकिन हमको फाइंड करना है कोवेलेंट रेडियस। सपोज दैट ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो ए है, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ए के बीच में है ये। अगर इसका मैं हाफ कर दूं, ये क्या है, हाफ, तो ये क्या है, रेडियस ऑफ कोवेलेंट निकल आएगा। ये क्या निकल आएगी, रेडियस ऑफ कोवेलेंट। रेडियस ऑफ कोवेलेंट मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की आधी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की आधी, ये होगी हमारी कोवेलेंट रेडियस। जैसे अगर एग्जाम्पल दूं मैं, एक क्लोरीन है Cl2, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दे दिए Cl के बीच में 198 पिकोमीटर। अगर मुझसे इससे पूछ लिया कोवेलेंट रेडियस बताओ, कोवेलेंट रेडियस बताओगे तो कोवेलेंट रेडियस हो जाएगा 198/2, मतलब 99 पिकोमीटर, हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक बात और बताना, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और वैसे एटम की रेडियस कहाँ से होगी, इधर से देखेंगे हम। अरे भैया एटॉमिक रेडियस देखोगे तो इतनी देखेंगे ना, लेकिन अब ये हम कहाँ से देख रहे हैं, ये रेडियस ऑफ कोवेलेंट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की हाफ से। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और ये उसके आधा कर दो। तो देखो एक बात देखो, तुम इधर से कंसीडर कर रहे हो रेडियस, कोवेलेंट रेडियस इधर से, और तुम्हारा वो एटॉमिक रेडियस कहाँ से होनी चाहिए, इधर से। तो मतलब एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इधर ज्यादा होगी। एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इधर ज्यादा होती है। एटॉमिक रेडियस ज्यादा होती है कोवेलेंट रेडियस से। अरे भाई एटॉमिक रेडियस बाउंड्री से कंसीडर करोगे ना, और कोवेलेंट रेडियस तुम इस डॉट डॉट लाइन से कंसीडर कर रहे हो, तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगी कोवेलेंट रेडियस से, कोवेलेंट रेडियस से। आई थिंक समझ में आया होगा। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए देखिए, अब हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए देखो। दूसरा केस है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें डायरेक्ट तुमको एक फार्मूला याद रखना है बस, और कुछ भी नहीं करना। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल में एक फार्मूला याद रखना है, DAB होगा, इंटरन्यूक्लियर DAB क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस ऑफ A, कोवेलेंट रेडियस ऑफ B माइनस 0.09 चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये क्या है, इंटरन्यूक्लियर DAB क्या है,
इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी, और ये क्या है, आर ए। कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए, आर बी क्या है, कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी, और डेल्टा ई एन क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यह है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। बस इसमें बस तुमको एक ही बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है? इसका फॉर्मूला बस याद रख लेना, इसको बस नोट में होना चाहिए। इस पर ना क्वेश्चन आता है ना आएगा, उसकी गारंटी मैं खुद दे रहा। ठीक है, अब हमारी कोवेलेंट रेडियस बस इतना ही पढ़ना था हमको कोवेलेंट रेडियस में। अब हम पढ़ेंगे मेटेलिक रेडियस। दूसरा है मेटेलिक रेडियस। It is defined for metals। ये मेटेलिक रेडियस किसके लिए डिफाइंड है? मेटल्स के लिए। इसमें क्या होता है, इसमें जो एटम्स होते हैं एक दूसरे में घुसे हुए नहीं होते हैं, कोवेलेंट रेडियस में घुसे हुए होते हैं। इधर सरफेस टू सरफेस क्या चिपके हुए होते हैं, जैसे सपोज दैट ए है, बिल्कुल गलत बना है। अरे अरे बन गया। इधर घुसा नहीं है एक भी। सरफेस टू सरफेस क्या है, चिपका हुआ है। ये क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और ये क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और इसी का हाफ कर दें तो ये क्या निकल जाएगा, मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस क्या होगी, ये बेसिकली इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। ये क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका हाफ कर रहे हैं मेटेलिक रेडियस। मतलब मेटेलिक रेडियस क्या होगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का डिस्टेंस ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का आधा, डिस्टेंस ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का आधा। यही हमारी क्या होगी, मेटेलिक रेडियस होगी। और इसको हम क्या क्रिस्टल रेडियस भी बोल सकते हैं बेसिकली। इसको और क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। ओ क्रिस्टल रेडियस, इसको हम क्रिस्टल रेडियस भी बोलेंगे। अब एक बात बताना, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ का तुमको थोड़ी बहुत आइडिया हो तो बताना। बेसिकली बॉन्ड लेंथ होती है ना, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ। अरे भैया बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ तो तुमको पता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लगे, मतलब जितनी स्ट्रेंथ लगे उसी को, मतलब बॉन्ड की सिंपल स्ट्रेंथ होता है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो हमको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। अगर वीक होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ तो हमको कम लगानी पड़ेगी। अगर मैं इधर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूँ, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो इधर मेटेलिक बॉन्ड लेंथ के बराबर, मतलब इन्वर्सली होगा, प्रोपोर्शनल बिल्कुल होगा। और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ हम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी पता, मतलब इसकी स्ट्रेंथ कैसे, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर हमें पता करनी है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो नंबर ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन के
बराबर होगी। जितने ज़्यादा बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो मेटेलिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। बस इसमें एक बात याद रखना, अभी हमने कोवेलेंट रेडियस में देखा था एटॉमिक रेडियस क्या थी, ज़्यादा थी और कोवेलेंट रेडियस से। इधर देखो जो इस एटम की रेडियस है वही तो मेटेलिक रेडियस है। मतलब इधर क्या लिख सकता हूँ, एटॉमिक रेडियस इक्वल टू मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस ये लिख सकता हूँ या नहीं, देख के बताओ। ये मैं लिख सकता हूँ एटॉमिक रेडियस, देखो एटॉमिक रेडियस मेटेलिक रेडियस के बराबर है। ये हमारा हो गया मेटेलिक रेडियस। अब हम पढ़ेंगे वैन डेर वाल्स रेडियस। थर्ड, वैन डेर वाल्स रेडियस। वैन डेर वाल्स रेडियस it is defined for किसके लिए डिफाइंड है, इट इज डिफाइंड फॉर बेसिकली नोबेल गैस के लिए। किसके लिए, नोबेल गैस के लिए, नोबेल गैस के लिए एंड और किसके लिए, नॉन मेटल्स ऑल्सो, नॉन मेटल्स ऑल्सो। ठीक है, दोनों के लिए डिफाइंड है। जैसे ये कोवेलेंट में एक दूसरे से क्या, एक दूसरे में ओवरलैप होते थे, मेटेलिक रेडियस में एक दूसरे के सरफेस से के चिपकते थे। अब इसमें क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस बहुत दूर दूर का प्यार होता है। तो अगर सपोज दैट कोवेलेंट रेडियस कैसे देखने को मिलेगी, ये एटम है, ये एटम है इतने दूर, और ये है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और इन्हीं के बीच में एक लाइन खींच देना, और जो ये निकलेगी रेडियस, मतलब जो ये मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करोगी, यही हमारी वैन डेर वाल्स रेडियस, यही हमारी वैन डेर वाल्स रेडियस है। बस अगर मैंने नोबेल गैस, सपोज दैट ये नियोन था, ये भी नियोन था, ये तो नोबेल गैस में वैन डेर वाल्स देखने को मिलता है। अभी सर आपने बताया था 2 मिनट पहले कि कोवेलेंट रेडियस मिलती है नॉन मेटल्स में, और आपने बोला है वैन डेर वाल्स रेडियस नॉन मेटल में कैसे। तो देखो एक मॉलिक्यूल जैसे क्लोरीन का मॉलिक्यूल, उसके बीच में क्या देखने को मिलेगा, कोवेलेंट रेडियस। अगर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लोगे तो उनके बीच में, जैसे एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल ये है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल ये है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड, इन दोनों के मतलब ये दोनों क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन लगेगा, जो रेडियस होगी वो होगी वैन डेर वाल्स रेडियस। ठीक है, जैसे एक क्लोरीन, जैसे ये क्या है क्लोरीन, ये क्या है कोवेलेंट रेडियस, ये क्या है कोवेलेंट रेडियस, और ये क्या है, और ये क्या है, ये कोवेलेंट रेडियस, और ये कोवेलेंट रेडियस है, ये कोवेलेंट रेडियस है। लेकिन अब जो इन दोनों मॉलिक्यूल, ये क्लोरीन क्लोरीन है, अब इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो भी देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे इन दोनों को ऐड कर दो और हाफ कर दो, और जो ये निकल के आएगा, ये इतनी सी निकल के आई, ये है आर कोवेलेंट, आर वैन डेर वाल्स रेडियस। ठीक है, अरे भैया अच्छे से देखो, बस यही है वैन डेर वाल्स, दूर दूर का प्यार। अब मैं तीनों को कंपेयर करूंगा, कंपेयर करना चाहूं तो कैसे करूंगा, देखो देखो पहला क्या था, पहला क्या था, हमने कोवेलेंट रेडियस पढ़ा है, कोवेलेंट
रेडियस। और फिर हमने पढ़ा था मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस। और फिर हमने पढ़ा है वंडरवॉल रेडियस, वंडरवॉल रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस हम कैसे देखते थे, एक दूसरे में मर्ज हैं। मेटेलिक रेडियस एक दूसरे से टच हैं, और वंडरवॉल रेडियस एक दूसरे से दूर हैं। अब तुम इतना बता सकते हो कोवेलेंट रेडियस कैसे देखते थे। देखो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और इसी का हाफ कर दो, ये है आर कोवेलेंट। और ये है मेटेलिक रेडियस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का हाफ कर दो, तो ये निकल आएगी आर मेटेलिक। और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का हाफ कर दो, तो ये निकल आएगी आर वंडरवॉल, आर वंडरवॉल। तो अब बताना कि कोवेलेंट और मेटेलिक और वंडरवॉल में सबसे ज़्यादा किस में है, किसकी रेडियस दिखाई देगी। तो ऑब्वियसली बात है ये सबसे ज़्यादा दूर दूर है, तो जो रेडियस, यही इम्पोर्टेंट है, आर रेडियस ऑफ वंडरवॉल, रेडियस ऑफ वंडरवॉल ज़्यादा होगी रेडियस ऑफ किससे, मेटल से। और मेटेलिक भी और किससे कम होगी, आर कोवेलेंट सबसे कम होगी। यही है हमको याद रखना कि रेडियस ऑफ वंडरवॉल सबसे ज़्यादा होती है, फिर मेटेलिक सबसे कम होती है रेडियस कोवेलेंट की। तीनों बातें नोट करो। अब मैं बताऊंगा लास्ट आयनिक रेडियस। आयोनिक आयनिक रेडियस। आयंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, दो एक होता है कैटायनिक, एक होता है एनायनिक। तो हम इसमें दो प्रकार की रेडियस देखेंगे, कैटायनिक भी एनायनिक भी। तो पहले हम देखेंगे क्या, कैटायनिक रेडियस, और दूसरी है एनायनिक रेडियस। कैटायनिक और एनायनिक रेडियस। कैटायनिक कैसे बनेगी, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दो, एक गैस है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दो तो कैटायन बन जाएगा। रहने दो। कैटायनिक रेडियस, एनायनिक रेडियस। एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो हमारा बन गया कैटायन। अब एक बात बताना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। अरे भाई, पॉजिटिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगा, रेडियस कम होगी। अरे भैया, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो रेडियस कम होगी, बिल्कुल होगी। मतलब ए माइनस की रेडियस क्या होगी, कम होगी। मतलब रेडियस, अरे साइज की बात करूं, साइज की बात करूं, साइज किसका बड़ा होगा, ए गैसियस बड़ा होगा ए पॉजिटिव से। हाँ, इतनी बात समझ में आ गई। अब एनायन बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन दे दो, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब साइज किसका ज़्यादा होगा। अरे भैया, अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं लगा पाएगा न्यूक्लियस। जैसे ऐसे समझो, जेड इफेक्टिव हमने क्या पढ़ा था, जेड इफेक्टिव हमने पहले इतना, तो साइज बेसिकली एनायन का ज़्यादा होता है, ये नेगेटिव गैसेस का ज़्यादा होगा ए गैस से। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। लेकिन इसको समझाने का और तरीका, दूसरा तरीका, जेड इफेक्टिव होता है, जेड इफेक्टिव होता है जेड माइनस सिग्मा। ये क्या है, स्क्रीनिंग, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग। देखो ये बढ़ रहा है, अरे अंदर के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो ये बढ़ेगा ना, स्क्रीनिंग, रिपल्सन बिल्कुल बढ़ेगा।
अगर ये बढ़ रहा है तो ये ओवरऑल वैल्यू जेड में से ये कम माइनस हो रहा, मतलब ये ओवरऑल वैल्यू कम आ रही, ये ज़्यादा हो रहा तो ये ओवरऑल वैल्यू कम आएगी, कम आएगी। तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा। जेड इफेक्टिव कम होगा तो साइज क्या होगा, ज़्यादा। जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव उतना छोटा साइज, जितना कम जेड इफेक्टिव उतना बड़ा साइज। मतलब साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव। ठीक है, तो अब मैं इधर से दोनों पॉइंट्स को देखो, तो अगर मैं जो कंक्लूजन लिखने जा रहा हूँ, तो ए निगेटिव की रेडियस सबसे ज़्यादा होती है, मतलब एनायन की रेडियस सबसे ज़्यादा होती है, फिर होती है न्यूट्रल की, न्यूट्रल एटम, और फिर कैटायन की सबसे कम। जैसे ए निगेटिव, ए पॉजिटिव सबसे कम, फिर ए गैस की सबसे ज़्यादा, ए निगेटिव गैस की। ये याद होना चाहिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जिसको फील आ गई, तो फिर बात ही क्या बोलना, फिर तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। और जिसको फील नहीं आई है वो रट ले ये ऑर्डर। ठीक है, अब वेरिएशन ऑफ साइज आज जनरली लिखवा दूंगा, जनरल जो याद करने वाले होंगे इंपॉर्टेंट होंगे कल लिखवाएंगे। ठीक है, वेरिएशन ऑफ साइज इन ग्रुप एंड पीरियड। सबसे पहले पीरियड में देख लेते हैं। इन ए पीरियड में हम लेफ्ट से कहाँ जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने अभी एक दो क्लास पहले एक चीज पढ़ी है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव हमने देखा था बढ़ेगा, तो साइज क्या हो रहा था, होगा, अरे भैया जेड इफेक्टिव के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज, जेड इफेक्टिव के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज कम होगा। जेड इफेक्टिव बेसिकली अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज कम होगा ना, बिल्कुल होगा। अगर मैं इसका ऑर्डर लिखवाना चाहूँ, एग्जाम्पल लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाँ क्लोरीन तक ही लिखो। आप जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, साइज क्या होगा, कम होगा, साइज क्या होगा, कम होगा। लीना दूसरा ओल्डेस्ट क्लोरीन। अब इसमें ऑर्डर बताओ, देखो पीरियड में जा रहे हो तुम, पीरियड में जा रहे हो तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, साइज कम हो रहा है। लेकिन देखो इधर फ्लोरीन तक ही लिखा है मैंने, मेटल से स्टार्ट किया है, नॉन मेटल पे खत्म कर दिया है, लेकिन मैंने एक चीज नहीं लिखी, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस नहीं लिखी है क्योंकि इधर अगर मैं नियोन लिख दूं इधर और इधर आर्गन लिख दूं, इनकी रेडियस कम होना चाहिए, जो जनरल ट्रेंड बोल रहा है। अरे भैया जनरल ट्रेंड क्या बोल रहा है, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो साइज क्या होगा, कम। लेकिन भैया इधर सचेत रहना, नियॉन इधर क्या होता है, वंडरवॉल रेडियस आ जाती है, वंडरवॉल रेडियस, और वंडरवॉल रेडियस का साइज सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा। मतलब पूरे अगर पीरियड की बात करें सबसे बड़ा साइज होगा नियॉन का, सबसे बड़ा साइज होगा ऑर्गन का। ठीक है, ये हो गई हमारी पीरियड में चर्चा। अगर हम ग्रुप की चर्चा करें तो देखो, इन ग्रुप की बात करें, नंबर ऑफ सेल क्या होंगे ग्रुप में, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे।
जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते हो नंबर ऑफ सेल, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है जनरली कांस्टेंट होता है, लेकिन हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे तो साइज क्या होगी, साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप। साइज क्या करेगी, इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। अब जैसे लीना की रब से, अरे यार, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। और फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और लिखना चाहो हेमा नीलम और करीना जी रानी और ऑर्गेनाइजेशन। लिखना हो लिखो, ना लिखना हो ना लिखो, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस सब का तुम खुद लिखो। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी सीजिए। अब क्या बोल रहा है, वेरिएशन ऑफ साइज इन ग्रुप देख रहे हैं। तो ग्रुप में जेड इफेक्टिव क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मैंने बताया है अभी, जनरली कांस्टेंट होता है। लेकिन नंबर ऑफ सेल इंक्रीज डाउन द ग्रुप होंगे। अरे भैया, जैसे जैसे तुम नीचे जाते हो नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। अगर सेल्स बढ़ते जाएंगे तो इनर इलेक्ट्रॉन ऐसे भी समझ सकते हो, सेल बढ़ेंगे सब सेल बढ़ेंगे, सब सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे सेल्स बढ़ते जाएंगे सेल्स में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो ये रिपल्सन देंगे तो साइज ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। या फिर सीधा याद रखो, अरे यार सीधा सबसे सेल बढ़ रहे हैं तो साइज एक सेल होगा, फिर दो सेल होंगे, फिर तीन सेल होंगे, साइज सब में बढ़ती नजर आ रही। इसमें एक सेल, इसमें दो, इसमें तीन, इसमें चार, तो ऐसे ही चलती है कहानी। तो ये सभी एग्जाम्पल है। लीना की रब से फरियाद, मतलब साइज क्या होगा, डाउन बढ़ेगा। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, साइज बढ़ेगा। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टाडाइन ले सकते हो, लेकिन वो पिक्चर में न मत लाओ, क्योंकि उधर से क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। लाना हो एस्टाडाइन लिख दो, लेकिन ऐसा इधर से क्वेश्चन नहीं आएगा। हेमा नीलम और करीना जी रानी ऑर्गेनाइजेशन, ये डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज बढ़ रही है। क्यों, रीजन कोई पूछेगा तो बोल देना नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो देखो आज जो मैंने लिखवाया है, आज ओनली मैंने बस बताया है रेडियस कितने प्रकार की होती है। आज जनरल मतलब जो इम्पोर्टेंट ऑर्डर है मैं बिल्कुल नहीं लिखवा रहा हूँ। कल मैं फ्रेश लेक्चर में इसके इम्पोर्टेंट मतलब ट्रेंड्स लिखवा दूंगा, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो बता दूंगा। लेकिन आज का लेक्चर अगर नहीं देखोगे तुम, आज का लेक्चर देखना इसलिए ज़रूरी है, अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। सर कैसे जा रहा है, मतलब आप ऐसे क्यों लिखते जा रहे हो, आपने कैलकुलेट की थी। कैलकुलेट तो मैंने पहले बताया, कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ये सब आंसर आज के लेक्चर में तुमको मिले होंगे कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है, इसलिए हम एग्जैक्ट रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, हम कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर हमने किया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। मौज मस्ती से पढ़ाई करो और यार मेहनत करो थोड़ी, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी तुम भी करो। ज़रूरी है, मेहनत ज़रूरी है। अल्टीमेटली मैं तो क्या पढ़ा के निकल जाता हूँ, मैं अपना काम तो कर देता हूँ, लेकिन तुमको किस तरह पढ़ना है ये तुमको खुद से डिसाइड करना है।
हालांकि मैं बताता जाता हूँ कैसे पढ़ना है। मैं ऑर्डरली पढ़ा रहा हूँ तो तुमको ऑर्डरली तो पढ़ने को मिल ही रहा है, मतलब ऑर्डरली तुमको चैप्टर मिलते जा रहे हैं। पहले फिजिकल एंड किया, अब इनऑर्गेनिक ख़त्म करेंगे, अभी तो स्टार्ट हुई है, ख़त्म होने में लगभग टाइम लगेगा ही 1-2 मंथ। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।